का जो केस है, सभी लोग लिफ्ट तो जानते होंगे, लिफ्ट में बैठे होंगे, है ना, ऊपर चढ़े भी होंगे लिफ्ट। तो लिफ्ट क्या होती है? लिफ्ट में एक मशीन रहती है ऊपर, जो पुली या जो पुली और रस्सी जो रहती है, उसमें जो मेटल की रस्सी रहती है, उसके द्वारा उसको ऊपर खींचा जाता है। शुरुआत में आप जानते हो लिफ्ट बिल्कुल स्थिर रहती है, लेकिन जैसे उस पर मशीन चालू होती है, उस पर एक फोर्स लगता है और लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट होती है। तो ऊपर की ओर एक्सेलरेट होती है, ऐसे जब ऊपर से नीचे आती है तो पहले लिफ्ट स्थिर रहती है, फिर जैसे मशीन चालू होती है तो नीचे की ओर एक्सेलरेट होती है। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन का केस का मतलब इसकी स्पीड का बढ़ना है घटना। अच्छा, आपने देखा होगा कि फिर थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है लिफ्ट की, है ना, कांस्टेंट स्पीड से भी चलने लगती है बीच वाली मंजिलों पर। तो इस प्रकार से हम लिफ्ट के हर परिस्थिति को देखेंगे। उस समय अंदर बैठे व्यक्ति पर क्या होता है, उसको कौन कितना भार होगा उसका, या उसको क्या महसूस होगा, ये सब हम आपने देखा होगा। लिफ्ट एकदम से तेजी से ऊपर स्टार्ट होती है तो कई लोग घबराहट होती है, वो इसलिए क्योंकि उस पर एकदम से फोर्स जो होता है ना, एमजी, वो चेंज हो जाता है ना। तो वही हम मेजर करने जा रहे हैं। तो लिफ्ट का केस है, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का केस होता है, हमेशा ध्यान रखना। लिफ्ट के अंदर भार नापने वाली मशीन है। भार आप जानते हैं एमजी रहता है। लिफ्ट के अंदर भार मापने वाली मशीन है और एम द्रव्यमान का एक व्यक्ति उस पर स्थित है, और मशीन का पाठ्यांक ज्ञात करना है। अब लिफ्ट के साथ पहला केस है कि लिफ्ट स्थिर है। अब जब लिफ्ट स्थिर है तो भार नापने वाली मशीन पर अगर व्यक्ति खड़ा है तो उसका एमजी नीचे लगेगा, वेट, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो एन बराबर एमजी, ये वास्तविक एन बराबर एमजी क्या है? इसका वास्तविक भार है जब लिफ्ट चल रही है। ओके, अब लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर ए त्वरण से चलती है। अब आपको यहाँ फिजिक्स लगाना है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर मशीन ने खींचा, लिफ्ट ऊपर मशीन खींचेगी, तो आपको पता है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का केस हो गया। ये पूरा जो निकाय है, निर्देश तंत्र है, ये अचानक त्वरित हो गया, है ना। ये डब्बा जो है लिफ्ट का, ये त्वरित हो गया। तो आपको पता है कि जो व्यक्ति है उस पर एक स्यूडो फोर्स काम करेगा, छदम बल, और वो छदम बल गति के विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये त्वरण का केस, स्पीड बढ़ रही है। तो एम ए भी एक आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब एमजी का साथ देने एम ए आ गया। तो जैसे लिफ्ट ऊपर त्वरित हुई तो एमजी का साथ दिया एम ए ने, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी अब वो बढ़ जाएगी, और एन1 होगा इस केस में एमजी प्लस एम, एम को कॉमन लिया, जी प्लस एम। इस स्थिति में आप देखेंगे मशीन का पाठ्यांक बढ़ जाएगा। मशीन का पाठ्यांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाए। अच्छा, लिफ्ट ए तो मंदन से ऊपर जाए, ध्यान रखना थ्योरेटिकली, अगर मंदन से ऊपर जाए तो एम ए कहां लगने लगेगा? ऊपर, गति की दिशा में। तो फिर क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए। तो ये आप दिमाग में रखना। अभी मैं त्वरण की बात कर रहा हूं, अगर मंदन हो तो आपको ध्यान रखना है कि एम जी माइनस एम ए लगाना मंदन के केस में। ओके, मशीन का पाठ्यांक बढ़ गया। अब लिफ्ट नीचे की ओर ए त्वरण से गति, अगर लिफ्ट नीचे की ओर एक त्वरण से गति करेगी तो लिफ्ट नीचे जाएगी, तो फिर इसका जो स्यूडो फोर्स है वो ऊपर लग जाएगा। F बराबर एम ए ऊपर लग जाएगा। तो नीचे भार कितना है? mg, और ऊपर स्यूडो फोर्स क्या है? एम ए। तो इसका जो भार है, उसका वेट जो है वो कम महसूस होगा उसको, और पाठ्यांक होगा mg माइनस एम ए। एम कॉमन लिया, g माइनस ए। तो लिफ्ट नीचे की ओर अगर त्वरित होती है तो उसका पाठ्यांक कम हो जाता है। अगर यही केस मंदित होता है तो आपको पता है नीचे की ओर मंदित होगी तो फिर एम ए नीचे लगेगा, तो mg प्लस एम ए। टेक्निकली आप समझ रहे हो, जरा सा अंतर आ जाता है अगर त्वरण और मंदन का केस है। तो अभी सिर्फ त्वरण का केस है, तो इतना आप समझ चुके हैं। अब हम लिफ्ट को क्या करेंगे? नियत वेग से भी चलाएंगे और लिफ्ट की रस्सी भी काट देंगे। इसके बाद चौथा केस, फोर्थ केस ये है कि लिफ्ट ऊपर या नीचे की ओर नियत वेग से गति करेगी। अब लिफ्ट जो है ऊपर या नीचे नियत वेग से जा रही है। तो ये लिफ्ट है, ये मशीन है, ये व्यक्ति है, और ये लिफ्ट की रस्सी है। लिफ्ट क्या है? ऊपर जा रही है, लेकिन वेग नियत है, v कांस्टेंट। अच्छा, अगर वेग नियत है तो इसका मतलब इसका त्वरण कितना होगा? जब त्वरण शून्य होगा, अगर नियत वेग से कोई लिफ्ट ऊपर या नीचे गति करे, या कोई कार नियत वेग से गति करे, तो ये जड़त्वीय फ्रेम हो जाएगा। तो जड़त्वीय फ्रेम में स्यूडो फोर्स नहीं लगने वाला, इसलिए इस समय इसका mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगी, और n जो होगा, n3 जो होगा वो mg के बराबर। मतलब मशीन के पाठ्यांक में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा कि अगर लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे जाए तो जड़त्वीय फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगेगा नहीं, तो जो मशीन का पाठ्यांक है वो वास्तविक पाठ्यांक mg के बराबर ही होगा, कोई भी उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना? जब वो एक त्वरण से ऊपर या नीचे जाती है तब वो जड़त्वीय फ्रेम बन जाता है, उसमें एक स्यूडो फोर्स भी एक्स्ट्रा लगता है जो मशीन के पाठ्यांक को बढ़ा या घटा देता है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हुआ। और फिफ्थ पॉइंट पर आ जाए, यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, अचानक लिफ्ट की क्या है, रस्सी टूट गई, तो होता क्या है, आप कल्पना करें, है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन आप कल्पना करें कि अचानक अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट क्या होगा, नीचे गिरने लगेगी अपने भार के कारण, और कितने त्वरण से गिरेगी, जी त्वरण से। तो हम कहेंगे कि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे ए बराबर जी त्वरण से गिरेगी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी चीज अगर ऊपर से फ्री फॉल होगा तो फ्री फॉल ए बराबर जी से होगा। अब नीचे की ओर केस में आपने एन देखा था, n4 ले रहा है, नीचे के वाले केस में जब कोई चीज नीचे त्वरण से जाती है तो आपने लिखा था mg माइनस n। अब आप एन ए को लिख रहे हो क्या, जी, तो n4 क्या हो गया, इसका मतलब है इस स्थिति में जो मशीन का पाठ्यांक अचानक शून्य हो जाएगा और इसे कहते हैं भारहीनता की स्थिति, पाठ्यांक शून्य हो जाएगा। तो इस केस में पाठ्यांक क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। और क्या बोलते हैं हम इसे, भारहीनता की स्थिति, मतलब इस समय आपको मशीन पर कोई भी रीडिंग दिखाई नहीं देगी। भारहीनता की स्थिति स्पेस का जो सैटेलाइट होता है ना उसमें भी बनती है, स्पेस सैटेलाइट जो घूमते हैं पृथ्वी के चारों ओर, उनमें भी भारहीनता, और इस समय भी भारहीनता की स्थिति बनती है जब कोई भी चीज हवा में गिरने लगती है, फ्री फॉल होता है, तो उसका भार उस समय के लिए क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो मशीन का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अच्छा, एक ऐसे हाइपोथेटिकल कल्पना, सपोज एक व्यक्ति लिफ्ट में है, अचानक रस्सी टूट जाए, तो मशीन का पाठ्यांक तो शून्य हो गया, लेकिन आप अगर एक कैमरा लगा दो उस लिफ्ट में तो आपको क्या सीन देखने को मिलेगा, अचानक आपने रस्सी टूट जाती है और एक व्यक्ति, डमी व्यक्ति है कोई, डमी, तो आप प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको उस कैमरे में क्या दिखाई देगा, क्या होगा, वो व्यक्ति जमीन पर खड़े हुए ही नीचे आएगा, या वह व्यक्ति लिफ्ट के अंदर हवा में तैरता हुआ नीचे आएगा, या व्यक्ति दीवारों से टकराएगा, या व्यक्ति छत से टकराएगा, आपको क्या लगता है क्या होगा अगर लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए और उसके अंदर कोई डमी व्यक्ति है? तो कुछ नहीं होगा, हंसते हुए आएगा, है यामिनी जी। इस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही रस्सी टूटती है, व्यक्ति क्या है, उसका रस्सी जो लिफ्ट है ना वो अचानक नीचे की ओर शिफ्ट होगी, और यहाँ न्यूटन का प्रथम नियम काम करेगा। अब प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो व्यक्ति तो खड़ा हुआ है ना, वो तो स्थिर है, अचानक लिफ्ट नीचे खिसक जाएगी लेकिन व्यक्ति स्थिर अवस्था से अपनी स्थिति को बदल नहीं पाएगा क्योंकि उस पर कोई बल नहीं लगा, लिफ्ट पर बल लगा mg, और लिफ्ट नीचे गई, और अचानक वो व्यक्ति क्या होगा, सबसे पहले छत से टकराएगा, और छत से टकराएगा और छत से चिपक जाएगा, और छत से चिपका हुआ जमीन से टकराएगा। जब लिफ्ट नीचे आएगी तो जमीन से जब टकराएगी तब तक वो हवा में छत से चिपका हुआ नीचे आएगा, समझ गया, हवा में तैरता हुआ नहीं आएगा, सबसे पहले वो टकरा के छत से टकराएगा, उसके साथ चिपक जाएगा और लिफ्ट के साथ वो नीचे आएगा, है ना। इसी कारण से लिफ्ट के नीचे बड़े बड़े स्प्रिंग लगाए जाते हैं ताकि कभी ऐसी घटना हो तो स्प्रिंग पर जब लिफ्ट टकराए तो वो जो बल है, जो नीचे आने का जो बल है, वेग है, उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, दे रहा हूं आपको कि एक लिफ्ट के अंदर भार नापने वाली मशीन के ऊपर एक m द्रव्यमान का व्यक्ति खड़ा हुआ है और मशीन का पाठ्यांक मशीन का पाठ्यांक 72 kg वेट आता है जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है।
तथा पाठ्यांक तथा जब लिफ्ट उसी त्वरण से नीचे की ओर गति करती है तब पाठ्यांक 60 kg वेट हो जाता है। ज्ञात करें नंबर 1, क्या क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहले ज्ञात करें त्वरण ए का मान, नंबर 2 व्यक्ति का द्रव्यमान m का मान, और नंबर 3 व्यक्ति का वास्तविक भार। ओके, आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो दिया गया है कि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर गति करती है। तो हमको पता है कि इस समय जो रीडिंग आर, आप आर भी लिख सकते हो और एम भी लिख सकते हो, तो रीडिंग आर एम जी प्लस एम ए होगी। ठीक है, अब जो ये रीडिंग है, इस समय जो रीडिंग है ये आपको दी है 72 kg पे। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भार जो है उसका मात्रक 1 kg वेट होता है, जो कि लगभग 9.8 न्यूटन के बराबर। ये बात ध्यान, फॉर्मूलों में न्यूटन होना जरूरी है। ये फॉर्मूले केजी वेट पर काम नहीं करते, ये न्यूटन पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? न्यूटन पर। 9.8 को आप 10 मान सकते हो, वही मैं कर रहा हूं कि ये 72 केजी वेट है, तो इसको मैं 72 इंटू 10 करूंगा ताकि ये न्यूटन में बदल जाए, नहीं तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं इसमें। अब एम जी प्लस एम ए, अब हमको एम को कॉमन निकालें तो जी प्लस ए हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे ऊपर की ओर गति करती है तो आर बराबर एम जी प्लस एम ए होगा, और आर की वैल्यू आपको 72 इंटू 10 न्यूटन रखना है। अब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे गति करे तब आर जो होगा, अब नया जो रीडिंग होगी आर डैश, वो होगी एम जी माइनस ए, और आर डैश को आप लिखोगे कितना दिया, 60 इंटू 10, ये भी न्यूटन में बदलना है, और ये हो जाएगा एम जी माइनस ए। ये हुआ सेकंड इक्वेशन। तो दोनों केसेस के आपने फॉर्मूले लगा लिए। वेट जो दिया पाठ्यांक ऑलरेडी दे रखा है, उसको न्यूटन में बदलना था। अब हमारे पास एम अननोन है और ए भी अननोन है, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जब दो अननोन होते हैं तो एक को हटाना पड़ता है, तो क्यों ना हम एम को हटा दें, अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइड बाय, अगर आप 2 करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ऊपर 720 और नीचे 600 रहेगा, ऊपर g प्लस ए होगा और नीचे g माइनस ए होगा। आप इसको सॉल्व कर लें, है ना, ये 12 से 6 बार जाएगा, ये 12 से 5 बार, ठीक है ना, 6/5, फिर ये हो जाएगा 6g माइनस 6a बराबर 5g प्लस 5a। ओके, 6 को उधर ले जाओगे, 6 और 5 11 हो जाएंगे, और ये g, तो a बराबर हो जाएगा g/11, मतलब लगभग 10/11 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमारा आंसर 1 है। क्लियर? इस तरीके से हमको सॉल्व करना था, डिवाइड करना था, जिससे m से m कैंसिल हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको a निकाल लेना। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू फर्स्ट में रख देना। जब आप a की वैल्यू फर्स्ट में रख दोगे g/11 तो m आ जाएगा, आपको करना है ना, m आ जाएगा, फिर m आ जाएगा तो वास्तविक भार क्या होता है, mg, तो इसके बाद आप वास्तविक भार भी निकाल सकते। अब पुनः a का मान समीकरण में 1 में रखें, तो 720 बराबर m इंटू जी प्लस g/11, तो ये हो जाएगा m 11 प्लस g मतलब 12g/11, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12g/11। तो मास की वैल्यू होगी
720 इंटू 11 अपॉन 12, जी को रख दो 10, तो ये हो गया 72 इंटू 11 बाई 12 kg। ये मास आ गया। आगे सॉल्व करते रहना। अब वास्तविक भार जो होगा वो होगा mg के बराबर। मास आया है 72 इंटू 11 बटे 12 और जी हो जाएगा 10। अब आप इसको जरा सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, ये सॉल्व करने पर कैलकुलेट करें जरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वास्तविक भार मनुष्य का। हाँ सॉल्व करने आप लोग ही दे रहे हो। 66 से 660 न्यूटन आएगा। ये 660 न्यूटन को आपको केजी वेट में बदलना है, तो 660 बाई 10 करोगे तो ये केजी वेट में हो जाएगा, मतलब 66 केजी वेट, किलोग्राम भार। ये आंसर आपका 3 होगा और ये आंसर आपका। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये वास्तविक भार निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना mg, तो वास्तविक भार जो होगा वो वेट होगा mg के बराबर। m है 72 into 11 by 12 into 10, तो ये 720 गुणित 11 बटे 12। इसको जब आप एग्जैक्ट करोगे तो 720 से कम आएगा, 660 न्यूटन आएगा, लेकिन न्यूटन में नहीं, आंसर किलोग्राम वेट में है, तो 10 का डिवाइड करें तो 66 केजी वेट। ये एक लिफ्ट है, ठीक, इससे हमने एक घिरनी लटकाया और 2 द्रव्यमान लटकाए 2 kg और ये 4 kg, ठीक है। अब लिफ्ट जो है, लिफ्ट ऊपर की ओर a बराबर त्वरण से जाती है। a की वैल्यू ले लेते हैं हम कोई 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर की ओर a बराबर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाती है, तब ऐसा लिखें, लिफ्ट ऊपर की ओर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करे, तब ज्ञात करें नंबर 1 निकाय या निकाय नहीं, तब ज्ञात करें द्रव्यमानों में उत्पन्न त्वरण, नंबर 2 डोरी पर तनाव बल, और नंबर 3 घिरनी पर बल, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ऐसा कर दिया गया है। ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की ओर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रही है। और अब आपको बताना है, अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि केवल अगर ये केस दिया होता तो आप फटाफट कर लेते, क्योंकि ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, 2 किलो मास को लटकाया था पुलिस से और हमने आंसर लिखा था। लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये पहले वाला जड़त्वीय फ्रेम का क्वेश्चन हुआ करता था। अब अगर इस पूरे सिस्टम को लिफ्ट में लटका दोगे और लिफ्ट ऊपर की ओर ले जाओगे त्वरण से, तो ये अजड़त्वीय फ्रेम का क्वेश्चन, ये अंतर आ गया। अब जब ये अजड़त्वीय फ्रेम का क्वेश्चन हो जाता है तो आपको पता है लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तो इन द्रव्यमानों पर एक स्यूडो फोर्स भी काम करेगा, और वो स्यूडो फोर्स होगा ma, जो नीचे लगेगा, ठीक है ना। तो इसकी एक हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। एक स्यूडो फोर्स छदम बल F बराबर ma द्रव्यमानों पर नीचे की ओर कार्य करेगा, और फिर पूरा वही रेडिएशन होगा। नीचे जो बल लगेगा इसमें कितना होगा 2g, और यहां नीचे लगेगा 2a, इस पर लगेगा 4g और नीचे लगेगा 4a। ऊपर टेंशन होगा T, इसमें भी टेंशन होगा T। ओके, ये वाला भार ज्यादा है तो ये माना कि ये a त्वरण से नीचे जाएगा और ये a त्वरण से ऊपर जाएगा। इसको हम a नॉट ले लेते हैं, a नॉट ले लिया ताकि अलग अलग त्वरण कार्य करेगा, तथा a नॉट कार्य करेगा, तथा द्रव्यमानों में उत्पन्न त्वरण a ज्ञात करने के लिए g के स्थान पर g प्लस a नॉट का उपयोग करेंगे।
ओके, ये डेरिवेशन पहले केवल जी था, आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ए नॉट और आ गया, ये ए नॉट लिखना चाहिए मुझे। ए नॉट से ऊपर जा रही है, इसमें स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए नॉट, ये नीचे लगेगा। इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा 4 ए नॉट, वो भी नीचे लगेगा। तो 4g और 2g के मान बढ़ जाएंगे। पूरा मेथड वही है कैलकुलेट करने का, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूले में, हमें पता है अब g प्लस ए नॉट आ गया है। पहले केवल g हुआ करता था, तो g की जगह वो आप g प्लस ए नॉट करेंगे। तो a क्या होगा, तो a का आपको फॉर्मूला याद हो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g हुआ करता था। और अब आप लिखेंगे g प्लस ए नॉट। इस फॉर्मूले से आप आंसर आपका 1 आ जाएगा। आंसर 2 निकालने के लिए डोरी में तनाव बल होता था 2m1 m2। अच्छा, इसमें ध्यान रखना m1 ग्रेटर देन m2। तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g हुआ करता था। तो g की जगह आप अब लिखेंगे g प्लस ए, क्योंकि भार के साथ साथ स्यूडो फोर्स भी ऐड हो जाता है। और आंसर 3, ये घिरनी हुआ करती थी, ये तनाव बल T है और ये घिरनी पर बल F है। तो आप लिखते थे F बराबर 2T पुली पर। तो F बराबर 2T, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g प्लस ए। इस तरीके से इसमें ये सुधार हो जाएगा। अगर ये अजड़ती फ्रेम का क्वेश्चन हो जाए, आपको जी की जगह जी प्लस ए नॉट रखना है। आप घर पे इसको ड्राइव कर लेना। आप इन फॉर्मूलों में अब डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आंसर बताएं जरा, ए की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है और एफ की पुली पर वैल्यू क्या है। जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करके मुझे बताएं। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 4 माइनस, चलो मैं ही करता हूँ। 4 माइनस 2 हो गया 2, 4 प्लस 2 हो गया 6 और g प्लस ए नॉट, g कितना है 9.8 ले लेना। और इसलिए क्योंकि ये 0.2 दिया है तो ये टोटल परफेक्ट 10 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लिखना चाहिए था मुझे कि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 लेना है इसमें एग्जैक्ट। तो ये 0.2 कंसीडर करके आप देख सकते हैं कितना आंसर आएगा। ये 10 हो जाएगा। तो 20/6 मतलब 10/3 मीटर पर। ऐसे इसमें टेंशन लेना है तो 2 इंटू 4 2 8, 2 इंटू 8 अपॉन 6 इंटू 10। तो टेंशन आ जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा, 2 से ये 3 बार काट दें तो ये हो जाएगा 80/3 न्यूटन। और ये 2t होगा तो ये हो जाएगा 160/3। ओके, मैंने कैलकुलेशन कर दिए हैं। आप भी चेक कर लें कि सारे कैलकुलेशन मैच कर रहे हैं आपके। मैं अगला क्वेश्चन अजड़ती फ्रेम का ही है। क्वेश्चन ये है कि ये एक समतल है, ठीक है। इस पर एक ब्लॉक रखा है नत समतल, इसको बोलते हैं नत समतल। लकड़ी का एक ब्लॉक है। ओके, ये एक लकड़ी का ब्लॉक है और इस पर एक और ब्लॉक रख दिया हमने जिसका द्रव्यमान है m। इसका द्रव्यमान है m। इसका झुकाव कोण है थीटा। तो नत समतल को घर्षण रहित सतह पर रखा गया है, ठीक है। अब आपको निकाय में दिख रहा है कि ये एक नत समतल है और ऊपर क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि नत समतल पर क्षैतिज दिशा में कितना बल लगाकर गति कराई जाए जिससे m द्रव्यमान का ब्लॉक स्थिर बना रहे। ये है सब डायग्राम में दिया गया। आपको पता है कि अगर जैसे आप इसको छोड़ोगे ये नीचे खिसकने लगेगा, है ना। अब हमारा टारगेट ये है कि ये नीचे नहीं खिसकना चाहिए।
तब क्या करो भाई, तब एक ही तरीका है कि इस पर कोई बल लगाओ ताकि ये नीचे ना खिसके, और ये बल जो लगना चाहिए वो जितना नीचे खिसकने के लिए जो बल लग रहा है उतना ही विपरीत दिशा में बल लग जाए किसी भी तरह, तो ये फिर क्या है अपने जगह पर स्थिर बना रहेगा और ये नीचे की ओर नहीं फिसलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस नत समतल पर कितना बल लगाकर गति करें कि ये एम द्रव्यमान का पिंड नीचे ना खिसके, ये इसका क्वेश्चन है। और अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि माना कि, फिर से मैं एक बार और डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। अब आपको पता है ये अगर स्थिर अवस्था में है तो इस पर mg sin थीटा नीचे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि mg लगेगा इधर, mg यहां लगेगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, ये थीटा तो ये थीटा, तो यहां हो जाएगा mg cos थीटा, और यहां लगेगा mg sin थीटा। इस mg sin थीटा के कारण ये नीचे फिसलेगा। कितना त्वरण होगा? a बराबर g sin थीटा। इस केस में जब ये नीचे फिसलेगा तो a बराबर g sin थीटा होगा। सामान्य अवस्था में हमारा टारगेट है ये किसी भी तरह नीचे ना फिसले। अब आप खुद सोचे कि ये तब संभव है यदि इसको अपन एक कार या ट्रक मान ले और इसको किस तरफ गति कराए। देखो हमें बल लगाना विपरीत दिशा में, तो हमें गति इधर कराना। जब इसको इधर गति कराएंगे तो बल स्यूडो फोर्स इधर विपरीत दिशा में लगेगा जो इसको रोक सकता है। ओके, तो हमने इसको गति कराया इधर, ये आरोपित बल है, ठीक है ना, ये बल आरोपित की हुआ और त्वरण आया इसमें a। आपने इस वेज पर ये बल लगाया क्षैतिज दिशा में और इस पर त्वरण आया, कितना आया? a। अब इस गति के कारण इस पर स्यूडो फोर्स कहां लगेगा ये सोचने की बात। देखना, माना कि नत समतल पर F बल लगाया जिससे वह A त्वरण से क्षैतिज दिशा में गति करता है, ठीक है। F बल लगाया और A त्वरण से क्षैतिज में गति करता है। अब स्यूडो फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक पर? तब ब्लॉक M पर छदम बल F P बराबर लगेगा ME। हाँ या नहीं? बिल्कुल लगेगा। कहां लगेगा? ये बस खेल है। आपने यहां लगाया तो गति के विपरीत दिशा में है ना। आप बस आगे जाती है तो आपको धक्का पीछे ही तो लगता है, तो यहाँ ये बस है, बस एकदम से आगे जाएगी तो ब्लॉक को पीछे की ओर धक्का लगेगा। तो ये इस दिशा में स्यूडो फोर्स MA लगा डायग्राम, ठीक है। अब स्यूडो फोर्स MA लगा इस दिशा में, लेकिन mg sin थीटा को कैंसिल करने के लिए हमें इस दिशा में बल चाहिए। mg sin थीटा के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाना है जिससे ये स्थिर हो जाए। तो क्या है, स्यूडो फोर्स तो यहां लग गया। अब ये थीटा, तो क्या हम ये थीटा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते। ये दोनों कोण संगत कोण है, बिल्कुल ठीक है। अब F बराबर MA लग गया है तो यहां बताएं कौन सा बल लगेगा? यहां लगेगा MA cos थीटा और इधर लगेगा MA sin थीटा। इसके अलावा इसका अभिलंब, मतलब इस अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी ऊपर लगेगा। ये सारे फोर्सेस अब कार्य करेंगे। जैसे ये F बल से आगे खींचोगे स्यूडो फोर्स ब्लॉक पर पीछे लगेगा और इसके दो घटक करना पड़ेंगे। MA cos थीटा mg sin थीटा को कैंसिल करने वाला है और MA sin थीटा नीचे की ओर mg cos थीटा की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लगेगा। अतः ब्लॉक संतुलन में रहेगा यदि, क्या होगा भाई, कब ब्लॉक संतुलन में रहेगा? यदि mg sin थीटा बराबर ma cos थीटा। अगर ये दोनों बल एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाए, अपोजिट तो है, इक्वल और हो जाए तो ये संतुलित करेंगे। तो आप देखें कि त्वरण कितना आएगा। त्वरण आ रहा है a बराबर देखें, a बराबर m से m चला गया और a बराबर मिला g
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या आप लिख सकते हैं इसको जी टेन थीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द्रव्यमान पर ब्लॉक स्थिर बना रहे, आप बल लगाना है, बल के लिए आपको पहले त्वरण निकालना, केवल ये त्वरण भी पूछ सकते। ओके, तो जी टेन थीटा इसमें क्या आ गया, त्वरण, मतलब इतना त्वरण से आपको ये जी टेन थीटा आपका आ गया। फिर हमें ये भी निकालना है। ओके, अब जब हमारे पास त्वरण आ चुका है तो अब हम बल भी निकाल सकते हैं कि कितना बल लगाना है। अतः ब्लॉक पर आरोपित, ब्लॉक मतलब नत समतल। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज देना चाहिए थी मुझे, क्योंकि बल चाहिए तो बल केवल इस पे थोड़ा डिपेंड करेगा, इसका द्रव्यमान भी है, तो ये स्मॉल एम है और हम इसको कैपिटल एम देंगे, ठीक है ना। कैपिटल एम किसका द्रव्यमान है, नत समतल का, स्मॉल एम क्या है, ब्लॉक का है। ये कैपिटल एम भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अतः नत समतल पर आरोपित बल होगा, कितना बल लगाना पड़ेगा, F होगा आरोपित, भाई कितना बल लगाना पड़ेगा इस पर, F बराबर कितना होगा, इसका जो बल लगा रहे हैं वो इन दोनों को खींच रहा है, तो हम लिखेंगे m प्लस स्मॉल m इंटू, या आरोपित बल होगा m प्लस स्मॉल m, और a को आप यहां लिखेंगे g टेन थीटा। इतना बल आरोपित अगर आप इसको करोगे तो ये ब्लॉक स्थिर बना है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका भार कितना होगा, या इस ब्लॉक द्वारा इस नत समतल पर कितना बल लगाया जा रहा है, कितना भार उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये भी पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि ब्लॉक नत समतल पर कितना भार या अभिलंब प्रतिक्रिया देगा। ये ब्लॉक नत समतल पर कितना भार या अभिलंब प्रतिक्रिया देगा। अब आप यहां देखें कि अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर है n और नीचे दो चीजें हैं, ma sin थीटा है और प्लस ma sin थीटा है प्लस mg cos थीटा, ये दोनों मिलकर नीचे लग रहे हैं और ये अभिलंब प्रतिक्रिया इसके विपरीत है। तो हम लिख देंगे, इधर लिखेंगे हम n बराबर कितना होगा, n बराबर होगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, ठीक है ना, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। अब n बराबर mg cos थीटा प्लस m, a को आप लिखेंगे, a को लिखेंगे आप g sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मिलेगा, थोड़ी सी जगह की शायद कमी लग रही है यहाँ। n बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम cos थीटा ले लेंगे, तो cos थीटा एलसीएम होगा तो यहाँ हो जाएगा mg बाहर ले लें तो अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, mg बाहर लिया तो sin थीटा हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर। तो जब हमने इसको आगे सॉल्व किया, cos थीटा का एलसीएम या mg बाहर ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो n बराबर आ जाएगा mg अपॉन cos थीटा। ओके, ये आपका आंसर और हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हमने निकाली है, त्वरण भी निकाला, बल भी निकाल दिया, इसके द्वारा जो कुल भार लग रहा है वो भी निकाल लिया, तो सारे केस पूरा एक टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। टाइप का क्वेश्चन है, इसमें नत समतल का द्रव्यमान कैपिटल एम है और इस पर ऊपर रखे हुए ब्लॉक का द्रव्यमान स्मॉल एम है, और इस अवस्था में आप जानते हैं कि ये एम द्रव्यमान नीचे फिसलने लगेगा जी साइन थीटा से। क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सिस्टम को कितना बल लगाकर इसको गति कराया जाए जिससे कि ये ब्लॉक क्या है, स्थिर बना रहे या नीचे ना फिसल पाए। ये क्वेश्चन का फ्रेम है कि कितना बल लगाकर गति कराया जाए जिससे एम द्रव्यमान का ब्लॉक स्थिर बना रहे। और इसमें हम एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है, तथा ब्लॉक द्वारा
तल पर अभिलंब प्रतिक्रिया भी ज्ञात करें। दो क्वेश्चन दे दिए हैं। अब आपको अभिलंब प्रतिक्रिया निकालना है या बल निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इस निकाय को कितने त्वरण से आगे गति कराई जाए। अगर आप इस ब्लॉक को पूरा गति कराते हैं तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर नस समतल को आप गति कराते हैं तो ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगेगा जो इसको रोक सकता है। तो ये डायग्राम हमने बनाया, माना कि हमने ब्लॉक को गति कराया क्षैतिज अवस्था में F से, तो इसी दिशा में त्वरण होगा A। पहले हमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम F निकाल लेंगे। अब जैसे आपने इसको गति कराया, इस m द्रव्यमान के ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा गति की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अब सामान्यतः इसका भार का जो mg sin थीटा घटक तल के समांतर लग रहा है और mg cos थीटा घटक तल के लंबवत लग रहा है, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन स्यूडो फोर्स इसको कैंसिल नहीं कर सकता। अब हम स्यूडो फोर्स के भी दो घटक करेंगे क्योंकि ये इसके विपरीत दिशा में हमें बल देखना है। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ma के दो घटक होंगे, एक ma cos थीटा और एक ma sin थीटा। अब mg sin थीटा और ma cos थीटा विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन इनके परिमाण भी बराबर होना चाहिए। तो हमने ब्लॉक को स्थिर रखने के लिए mg sin थीटा और ma cos थीटा को बराबर कर दिया। अब ब्लॉक पर तो नेट फोर्स जीरो हो गया या नेट त्वरण जीरो हो गया। इस कंडीशन में आपने a निकाल लिया, कि इसका मतलब ये a कितना रहा होगा, ये a रहा होगा g sin थीटा अपॉन cos थीटा, या अपन इसको g tan थीटा भी लिख सकते हैं। इतने त्वरण से आप इसको गति करा दो ब्लॉक पूरे नत समतल को g tan थीटा से, तो ये ब्लॉक स्थिर रहेगा। फिर आपको बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। इस केस में इसका भार तो काम करेगा नहीं क्योंकि समतल पर रखा हुआ है, mg कैंसिल हो रहा है इस पूरे निकाय का, इसलिए F बल जो गति करा रहा होगा मास, टोटल मास इनटू a, और a को लिखा हमने g tan थीटा। इतना बल लगाने से ये क्या होगा, निकाय पूरा गति करेगा, तो ये ब्लॉक स्थिर बना रहेगा। फिर पूछा है कि ब्लॉक नत समतल पर कितना भार या अभिलंब प्रतिक्रिया देगा। तो आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि ये वाला जो बल होगा जो अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाएगा, तो ऊपर n है तो इसके विपरीत दिशा में एक तो ma sin थीटा बल लग रहा है और एक लग रहा है mg cos थीटा, तो n बराबर होगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। अब m बराबर mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, लेकिन a बराबर है g sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने के लिए आपने cos थीटा को एलसीएम लिया, जब आपने cos थीटा को एलसीएम लिया तो mg बाहर आया, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin दो बार है तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं मैथमेटिकली 1 होती है, इसलिए इसका अभिलंब प्रतिक्रिया जो इस समय होगी या कुल जो भार होगा वो होगा mg अपॉन cos थीटा, जब ये पूरा सिस्टम क्या होगा, गति करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नॉन इनर्शियल फ्रेम पे पूछा जाता है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगला टाइप मैंने आपको बताया था, मैं एक बंदर है रस्सी पे चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा। तो वही क्वेश्चन है कि एक बंदर रस्सी पर ऊपर की ओर a त्वरण से चढ़ता है, तब रस्सी में तनाव बल का मान m द्रव्यमान का एक बंदर, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप ये समझ गए तो आप इसके लेवल बढ़ाते जाएंगे हम इसमें धीरे धीरे। तो ये बेसिक की पॉइंट है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक रस्सी है, ठीक, रस्सी है। अब हम एक बंदर भी बना लेते हैं। ओके, m द्रव्यमान का बंदर है। अब ये बंदर जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है a त्वरण से, ये भी हमारे पास दिया हुआ है। तो रस्सी में तनाव बल क्या होगा, T, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये डायग्राम में अगर आप देखें कि अगर ये a त्वरण से ऊपर चल रहा है तो ये निश्चित है कि इसका जो भार है mg वो तो नीचे लगेगा। एक तो इसका भार इस रस्सी पर कहां लगेगा, नीचे। और जब a त्वरण से ये ऊपर जाएगा, है ना, जब ये a त्वरण से ऊपर जाएगा
तो इसका जो स्यूडो फोर्स है वो नीचे है। भाई आप रस्सी से चढ़ के देखो, आप रस्सी से ताकत ऊपर लगाते है ना, एक तुरंत से ऊपर जाते हो, लेकिन रस्सी को खींचते कहां, नीचे की हो। रस्सी पे तो नीचे लगाए ना आपने बल, आप ऊपर गए, लेकिन रस्सी पे बल कहां लगा, नीचे। इसलिए इस केस में ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा एमए नीचे की। आगे बात समझ में। तो जब कोई चीज रस्सी के सहारे आप ऊपर जाओगे तो आप तो ऊपर जाओगे, लेकिन आप रस्सी को नीचे खींचोगे, तो आपका भार और आपने जो ताकत लगाई हाथों के द्वारा नीचे रस्सी पर, वो मिलकर तनाव बल देंगे। इसलिए हम देखेंगे कि T बराबर इस केस में होगा mg प्लस ma, या T बराबर mg प्लस, ये इसका आंसर होगा। इतना तनाव बल बंदर देगा। क्लियर। अब इसको हम न्यूमेरिकल में बदल देते हैं कि 2 किलोग्राम का बंदर एक रस्सी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ता है। रस्सी अधिकतम 50 न्यूटन का बल सहन कर सकती है। तो अधिकतम त्वरण ज्ञात करें जिससे वह ऊपर चढ़ सके। ये क्वेश्चन। अब ये न्यूमेरिकल बन गया भाई कि 2 किलोग्राम का बंदर है और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है, और रस्सी अधिकतम 50 न्यूटन का बल सहन कर सकती है, और आपको बताना है कि ये कितने त्वरण से ऊपर चढ़ पाएगा। फंडा यही लगेगा। फंडा ये है कि भाई ऊपर चढ़ना है तो T बराबर तो हर हालत में लगेगा mg प्लस ma। अब ये T की मैक्सिमम लिमिट दी गई कि भाई रस्सी में अगर 50 न्यूटन से ज्यादा का तनाव बल आएगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो बंदर तेजी से चलेगा, लेकिन 50 न्यूटन से ज्यादा टेंशन रस्सी में नहीं आना है। तो इसकी लिमिट एक्चुअल में हमें टेंशन की लिमिट दी है 50 न्यूटन। बंदर का द्रव्यमान दिया हमें 2, जी की वैल्यू आप रख लें 10 प्लस 2 इंटू ए। तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू आएगी 50 माइनस 20 बाई 2, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन भी आपने कर। चलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। आप बंदर की जगह आप भी चढ़ सकते हो रस्सी में, है ना। सैनिक जो होते हैं रस्सी पर चढ़ते हैं ऊपर, है ना। तो आप अपनी भुजाओं की ताकत से रस्सी को ऊपर चढ़ते हो, तो रस्सी को आप एक्चुअल में ऊपर जरूर आप जा रहे हो, तो बल आपका ऊपर नहीं लग रहा है, आपके हाथों द्वारा बल नीचे लग रहा है। बस यही इसका की पॉइंट है। तो जो भी आपका ऊपर की ओर त्वरण होगा या ए, वो उतना ही बल आप नीचे लगाओगे F बराबर m, अपने भार के बराबर बल नीचे लगाएंगे। तो रस्सी में जो तनाव बल होगा इस केस में जब आप ऊपर चढ़ते हो mg प्लस ma। अच्छा, अगर आप नीचे उतरते हो तो ये उल्टा होगा। जब आप नीचे उतरते हो तो फिर आप ऐसे तो ma को ऊपर ले लेना फिर, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अभी हम ऊपर चढ़ने का ही केस देख रहे हैं, तो टेंशन T बराबर mg। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल फटाफट लिख दिया, एक 2 किलोग्राम का बंदर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है, 50 न्यूटन का बल से ज्यादा रस्सी सहन नहीं कर सकती, तो बताओ कितने त्वरण से चढ़ सकेगा। ठीक है, तो T की वैल्यू ऑलरेडी दे दी भैया, किससे ज्यादा नहीं रखना है, M दे रखा है, ये निकालना आ गया। और क्या कर सकते हैं, ए दे के T पूछ सकते हैं, बताओ रस्सी का तनाव बल क्या होगा यदि है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चले। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो T निकाल लेना है ना। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर, एक और मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं। एक बंदर जिसका द्रव्यमान 5 kg है, एक बंदर जिसका द्रव्यमान 5 kg है, एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है। ठीक है, एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ता है जिसका दूसरा सिरा एक केले के गुच्छे
से बंधा है, जिसका भार 15 kg वेट है। ठीक है, गिरनी की सहायता से एक केले के गुच्छे से बंधा है, जिसका दूसरा सिरा एक केले के गुच्छे से बंधा है, जिसका भार 15 kg वेट है, घिरनी की सहायता से। तो बंधन कितने अधिकतम त्वरण से ऊपर चढ़ सकेगा, बंधन कितने अधिकतम त्वरण से ऊपर चढ़ सकेगा। ओके, हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा? एक घिरनी है और ये रस्सी है और ये केले हैं जो यहां रखे हुए हैं, बनानास। ठीक है ना, ये डायग्राम, इसको अगर हम कल्पना करेंगे इसका चित्र कैसा बनेगा। बंदर की जरूरत है तो एक बंदर बनाते हैं हंसता हुआ, और ये ऊपर चढ़ेगा। तो अंदर आ गया क्वेश्चन में कि अभी तो ये फिक्स था, अब लेकिन एक पुली से बांध दिया, अब बेचारे के साथ मेंटल गेम खेल रहे हो आप। अब ये ऊपर चढ़ेगा और इसको लगेगा कि ये ऊपर चढ़ेगा तो ये केले का ऊपर आएगा, केले का गुच्छा ऊपर आएगा और ये उसको पकड़ लेगा। इस टाइप का इसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये ऊपर जाएगा एक त्वरण से जिसे हमें निकालना है। अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से, तो इसका भार W बराबर mg नीचे लगेगा, इसका स्यूडो फोर्स जो है वो ma नीचे लगेगा, और इसमें तनाव बल T, ये तनाव बल यहां भी लगेगा। अच्छा, केले का जो भार है वो कैपिटल mg नीचे लगेगा। अब हम जरा सारी वैल्यूज को देख लें। तो अगर हम बंदर के लिए समीकरण बनाएं, बंदर के लिए अगर हम बंदर को देखें तो बंदर के लिए हम लिखेंगे T बराबर mg प्लस ma। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये रस्सी पर ऊपर जा रहा है ए त्वरण से, तो इसमें जो T आएगा वो होगा mg प्लस ma, और m दिया है कितना 5, g को रखो आप 10 और फिर 5 into a, ये हो गया पहला समीकरण। अब इसमें a निकालने के लिए t की जरूरत है, तो t निकालने के लिए आप दूसरी तरफ आओ। अब आप दूसरी तरफ आओगे तो केले के पंच का भार कितना होगा बताएं जरा। 15 kg वेट दिया है, ऑलरेडी 15 kg वेट है, तो आपको न्यूटन में बदलना पड़ेगा, इंटू 10 न्यूटन कर दो, मतलब 150 न्यूटन। इस केले का भार दिया है 15 kg वेट, द्रव्यमान दिया होता तो mg कर देते, भार ही दिया है तो, लेकिन kg वेट को न्यूटन में बदलना जरूरी है। तो वेट हो गया 150 न्यूटन। कितना वेट हो गया ये? 150 न्यूटन नीचे लग रहा है। अब टेंशन का लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो टेंशन अतः T निकाल सकते हो, T बराबर W मतलब 150 न्यूटन हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। जब हमने यहाँ देखा कि जो टेंशन जो आएगा ये स्थिर रहेगा, है ना, ये बनाना को स्थिर रखना है ना, बनाना स्थिर रहेगा क्योंकि इसका ऑलरेडी भार क्या है, बहुत कम है, ये उठ नहीं पाएगा। तो जो T बराबर होगा हर हालत में, जो T बराबर होगा 150 न्यूटन के होगा। अब इक्वेशन 1 में आ जाए तो हम देखेंगे T को लिखेंगे 150 और ये लिखा है 50 प्लस 5a, सो 150 माइनस 50 बाई 5 बराबर a। तो a बराबर हो जाएगा ऊपर 100 नीचे 5, मतलब 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस त्वरण से ऊपर जाएगा, अधिकतम त्वरण से ऊपर चढ़ सके ताकि, लेकिन केले का बंच BUNCH, लेकिन केले का बंच जो है, गुच्छा है, जमीन पर स्थिर रहे, मतलब इसको ऊपर नहीं उठने देना। अगर ये ऊपर उठेगा तो इसमें फिर त्वरण आएगा, है ना, वो केस और ऊपर चला जाएगा। अभी ये स्थिर रखना है, तो स्थिर रखोगे तो T बराबर mg ले लोगे। इस प्रकार से आपने इन दोनों इक्वेशन की सहायता से आपने ए त्वरण निकाल लिया। ये मैक्सिमम त्वरण, इतने 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मैक्सिमम त्वरण से ऊपर जाएगा तो केले का गुच्छा वहीं बना रहेगा। ठीक है,
जल्दी से नोट कर लो, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत आसान है। ये बंदर ऊपर चढ़ना है और ये केले के गुच्छे को अपनी जगह से नहीं हिलने देना। तो हम जानते हैं कि बंदर ऊपर जाएगा तो टेंशन T बराबर होगा mg प्लस ma, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो T बराबर हमने लिख दिया 5g प्लस 5a, पहला समीकरण बन गया, ठीक है ना। अब टेंशन कहां से आएगा? टेंशन जो आ रहा है वो इस केले के गुच्छे के कारण आ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये स्थिर बना हुआ, मतलब इसमें कोई भी त्वरण नहीं है, तो इस अवस्था में T बराबर इसके भार के बराबर होगा। और भार दिया है 15 किलोग्राम वेट, अगर आप 15 रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको केजी वेट पर न्यूटन बदलना जरूरी है। 150 न्यूटन, मतलब ये टेंशन है वो एक्सेल में 150 न्यूटन का है, इस है ना। अब जब तक ये रहेगा 150 न्यूटन का, ये स्थिर बना रहेगा। इसको उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया और ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाएगा तो ये केले का गुच्छा अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। ये ऊपर जरूर जाएगा लेकिन केले का गुच्छा वहीं रहेगा, तो इनके बीच का गैप बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। अगर ये इससे ज्यादा आता है तो फिर केले का गुच्छा क्या ऊपर उठेगा, है ना। तो और ये भी ऊपर जाएगा, है ना, और ये भी केले का गुच्छा भी ऊपर उठेगा। इस प्रकार की आगे की संभावनाएं बनती रहती है। ओके, ये पूरा टाइप आपको क्लियर हो गया। बंदर